नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को बहुमत हासिल हो गया है। फ्लोर टेस्ट में वो पास हो गई है और एक तरह से प्रचंड बहुमत कह सकते हैं। 169 पक्ष में वोट पड़े, 4 सदस्य तटस्थ रह गए और बाकी बीजेपी वॉकआउट कर गई। बीजेपी का ये आरोप था कि प्रोटेम स्पीकर को ये हक नहीं है कि वो फ्लोर टेस्ट कराए, यानी कि पहले एक पूर्णकालिक स्पीकर का चयन होना चाहिए था, उसके बाद सरकार को फ्लोर टेस्ट में जाना चाहिए था। और साथ ही देवेंद्र फडणवीस वॉकआउट करते हुए जब बाहर आए तो उन्होंने एक और आरोप लगाया कि कुछ और नियमों की अनदेखी की गई है, जैसे वंदे मातरम नहीं गाया गया, प्रोटेम स्पीकर ने प्रोटेस्ट करा दिया। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और बीजेपी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएगी और राज्यपाल से भी शिकायत करेगी, ये देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया। इसके राजनीतिक मायने हम समझेंगे। क्या वाकई बीजेपी का जो विरोध है उसका कोई तार्किक आधार है, कोई तथ्यों पर आधारित है, या महज ये राजनीतिक विरोध हम कह सकते हैं, मौजूदा सरकार को दबाव में लाने की राजनीति कह सकते हैं। क्या ये इसका आशय था क्या, इस पर हम बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी जी हैं। जी, आप बताएं कि जिस परिस्थितियों में सरकार का वहाँ पे गठन हुआ है और पहले ही दिन अप्रिय स्थिति एक तरह से कह सकते हैं कि सदन में दिखाई दिया, जो बीजेपी आरोप लगा रही है उन आरोपों में कोई दम है क्या? बीजेपी जो आरोप लगा रही है बेशक वो राजनीतिक है, लेकिन उसमें दम है। अच्छा। देखिए, जब सरकार ने शिवाजी पार्क में स्टेडियम में शपथ लिया, उस समय भी राज्यपाल ने कहते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद नाराजगी जताई थी कि तरीका ये होता है कि आप राज्यपाल के परमिशन से, उस दिन तक आप सरकार नहीं होते जब तक आप शपथ नहीं ले लेते। बिल्कुल परमिशन से, और जो प्रशासनिक कामकाज देखने वाले कर्मचारी हैं वो उस आयोजन को करते हैं। लेकिन शिवसेना को चूंकि जल्दीबाजी थी, पहली बार सत्ता का स्वाद चखने जा रहा था ठाकरे परिवार, तो इन्होंने सुभाष देसाई की मदद लेकर जैसे फिल्मों का सेट तैयार किया जाता है वैसे तैयार किया। शिवसैनिकों ने ही कर दिया। हाँ, पूरी तैयारी कर दिया। वहां तक भी चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वहां पे जिस तरीके से नेताओं के नाम लिए गए और शपथ लिए गए, उस पर राज्यपाल ने नाराजगी जताई थी कि आप परंपरा का उल्लंघन कर रहे हैं, आगे से ध्यान रखिएगा। अब बात आई विधानसभा में। विधानसभा में मुझे याद नहीं आ रहा है कि कभी 2 प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट हुए हों। एक प्रोटेम स्पीकर का तो समझ में आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना आदेश दिया था 26 तारीख को, तब उसने कहा था कि सामान्य तौर पे तो स्पीकर ही इस काम को करता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां रही है जिसमें प्रोटेम स्पीकर को फ्लोर टेस्ट कराना पड़ता है। लिहाजा अगले दिन यानी 27 तारीख के 5 बजे तक आप प्रोटेम स्पीकर पहले विधायकों को शपथ दिलाएंगे और फिर जो है फ्लोर टेस्ट कराएंगे और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वो ओपन होगा। तो मुझे जितनी बात समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि वो पर्टिकुलरली देवेंद्र फडणवीस सरकार के लिए आदेश था। बिल्कुल। अब जब देवेंद्र फडणवीस उससे पहले ही इस्तीफा दे दिए, तो जब वो सरकार ही नहीं रही तो वो आदेश भी उस पर लागू नहीं होता। लेकिन जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी बना है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को लेकर के, उसने उस आदेश में से उतने पोर्शन को पिक कर लिया जो उसको सूट कर रहा था। जैसे कि प्रोटेम स्पीकर फ्लोर टेस्ट कराएगा, तो उन्होंने उसको पिक कर लिया और प्रोटेम स्पीकर अपना अपॉइंट कर दिया। ये बात समझ में नहीं आई। ये प्रोटेम स्पीकर यदि पहले वाला था तो या तो वो उसी से कराते, तो भी एक बात समझ में आ रही है। फिर चूंकि प्रोटेम स्पीकर का नाम ये भेजते हैं और अपॉइंट राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल ने अपॉइंट कर दिया। मुझे लग रहा है कि राज्यपाल इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते होंगे कि पहले ही आपके डिसीजन पे मैं ब्रेक लगा दूं। तो फिर आपने फ्लोर टेस्ट करा दिया, 169 आपको वोट भी मिल गया, विपक्ष वॉकआउट कर गया। तो दरअसल जो अघाड़ी है उसको इस बात का डर है कि सीक्रेट बैलेट सिस्टम से या जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उससे हम कराते हैं वोटिंग, तो क्रॉस वोटिंग हो सकती है। अच्छा। और यही देवेंद्र फडणवीस ने मुद्दा भी उठाया कि क्या आपको विधायकों पे भरोसा नहीं है, आप विधायकों पे इतना अविश्वास कर रहे हैं। तो चलिए फ्लोर टेस्ट आपने कर लिया। एक्चुअली किसी भी सरकार का, जो नई सरकार आती है उसको 2 समय फ्लोर टेस्ट हो रहा होता है। एक बार तब जब वो विश्वास मत हासिल कर रही होती है, और दूसरी उससे पहले जब स्पीकर का चुनाव हो रहा हो। सामान्य तौर पे यही होता है कि पहले स्पीकर का चुनाव होता है, फिर विश्वास मत हासिल किया जाता है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, पहले आपने विश्वास मत यानी कि अपने को सिक्योर किया, और उसके बाद जो है आप कह रहे हैं कि अब स्पीकर का चुनाव कराएंगे, वो भी ओपन बैलेट सिस्टम से, यानी कि ओपनली बैलेट का बेशक इस्तेमाल ना हो, जो सिस्टम है उसी से ओपन, ताकि सबको पता चल सके कौन किसको वोट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है, इसको इस बात का डर लग रहा है कि यदि हम सीक्रेट कराते हैं ना तो क्रॉस वोटिंग हो सकती है। डर है। यानी कि आपने 2 बातें बताई। एक तो बताया आपने कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी सहूलियत के मुताबिक महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के सरकार ने व्याख्या कर ली अपनी सहूलियत के मुताबिक। दूसरा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट का या फिर किसी भी अदालत का निर्णय जब आता है तो परिस्थितियां और संदर्भ बहुत मायने रखती हैं।
जिन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था उसमें यह था कि सरकार को बहुमत हासिल नहीं है और ज़्यादा समय नहीं दिया जाए और तुरंत शक्ति परीक्षण करा दिया जाए। तो ऐसे में पूर्णकालिक स्पीकर के चयन में वक्त जाया ना हो, ये आशय रहा होगा सुप्रीम कोर्ट का, और उसने फैसला दे दिया कि जल्द से जल्द 48 घंटे में आप करा दें। तो एक तो उन्होंने ये व्याख्या कर दी अपने हिसाब से। दूसरा, आप ये बताएं कि देवेंद्र फडणवीस जो चाहते हैं या फिर जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार को डर है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, और देवेंद्र फडणवीस अगर चाहते भी हैं कि पारदर्शिता हो, आमने सामने हो, तो इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, तो और अच्छी बात है। बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ भी जो पिछला घटनाक्रम हुआ है ना, उससे दोनों पक्ष आशंकित है। देवेंद्र फडणवीस भी अब जो बातें कर रहे हैं वो राजनीतिक है, ठीक है ना। देखिए, विपक्षी का क्या काम होता है लोकतंत्र में, सत्ता पक्ष को घेरना। तब वो सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं और स्वाभाविक से अभी ताजा ताजा घाव है, तो उन्हें ये चोट तो लगी है, ये घाव तो लगा ही है ना, जख्मी तो वो हुए ही है ना, जो मुख्यमंत्री बन गए और विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। तो उनकी जो सोच है वो ये है कि हम इस सरकार को कितना घेर सकते हैं। पहले दिन से ही सरकार नियम तोड़ रही है, तो उस सरकार को वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितना घेरने में कामयाब होते हैं, मान लीजिए कि राज्यपाल के पास ये विरोध दर्ज करने जाएंगे, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उस पर टीका टिप्पणी करेगा या कोई फैसला देगा, तो स्वाभाविक रूप से सत्ता पक्ष की पेशानी पे बल तो बढ़ने वाला है। यदि ये लोग इतना करते हैं तो, या सिर्फ राजनीतिक विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं तो बात ही कोई नहीं है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि नियम परंपरा थोड़ी टूटती हुई नहीं। अच्छा, ये बताएं कि प्रोटेम स्पीकर अगर फ्लोर टेस्ट करा देता है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर के नियुक्ति की भी चर्चा संविधान के तहत ही वो व्यवस्था की गई है, उसके द्वारा कराया गया फ्लोर टेस्ट और बहुमत हासिल की हुई सरकार असंवैधानिक कैसे हो जाती है? असंवैधानिक नहीं, असंवैधानिक नहीं है। बस संवैधानिक सिर्फ इतनी सी बात है कि जब एक प्रोटेम स्पीकर ऑलरेडी पहले अपॉइंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, और जिसने कि नए सदस्यों को शपथ दिलाई, तो उस प्रोटेम स्पीकर को हटा करके दूसरा प्रोटेम स्पीकर क्यों अपॉइंट किया? उसकी आवश्यकता नहीं थी, उसकी आवश्यकता नहीं थी। आप यदि आए हैं बहुमत के दम पे कि हमारे पास संख्या बल है, तो आप पहले स्पीकर का ही चुनाव करा लेते। उसमें कोई टाइम का तो टाइम फ्रेम 3 दिसंबर तक का शायद राज्यपाल ने इनको टाइम दिया हुआ है, तो उसमें वो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। आप संडे को भी विशेष परिस्थितियों में बुला सकते हैं सत्र को, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको डर है, तभी तो आप ऐसा, यानी शंका से घिरी हुई थी सरकार, बिल्कुल, कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इसलिए उसने ये एक तरह से कहें तो सेफ कदम उठाया, सुरक्षित कदम उठाया। हाँ। अच्छा, दूसरी बात बताएं कि जो हम लोगों ने नज़ारा देखा सदन में, और जो तलखी दिखाई दी शुरुआती, मतलब एक तरह से कहें कि अभी नई नवेली ये सरकार, और जो तलखी विधानसभा के अंदर दिखाई दिया, और आने वाले समय में बेशक विपक्ष का काम होता है कि सरकार को घेरे, लेकिन एक तार्किक तरीके से घेरे, एक मर्यादित तरीके से घेरे, वो तो नज़ारा दिखाई नहीं दिया। तो आने वाले दिनों में क्या लगता है कि जो खींचतान है, लगता है कि बढ़ेगा? फिर मुझे लग रहा है कि खींचतान ही चलेगा। और दूसरा, कर्नाटक यदि महाराष्ट्र साबित हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक तो जो बेमेल गठबंधन हुआ है, इसके अपने अंदर के कन्फ्लिक्ट हैं। जैसे अभी मैं खबर देख रहा था कि होम और वित्त जो जाएगा वो एनसीपी को जाएगा, और जो है और महत्वपूर्ण पीडब्ल्यूडी स्पीकर वगैरह वगैरह जो जाएगा कांग्रेस को जाएगा। तो अब एक बात सोचिए, कोई दिल्ली तो वो है नहीं कि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है केंद्र के पास हो। यदि होम चला जाता है एनसीपी के पास, तो फिर सीएम के पास क्या रहेगा? और वित्त भी जा रहा है, तो जब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या इतने बड़े स्टेट में कभी होगी, तो क्या सीएम जो है एनसीपी के मंत्री से बुला के पूछेंगे? ये भी बात समझ में नहीं है। दो डिपार्टमेंट ऐसे माने जाते हैं, जो गठबंधन बने तो उसके पास जो मूल धड़ा है, उसके पास जो बड़ा धड़ा है उसके पास होना चाहिए, वो होम और फाइनेंस ही होता है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, आमतौर पर चीफ मिनिस्टर के पास ही रहता है, ठीक है ना। तो ये दोनों उनके पास चला जा रहा था। ये इस सरकार के साथ ये दिक्कत तो रहेगी। जैसे कि कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस का बेमेल गठबंधन हुआ था। बेमेल इन द सेंस वैचारिक रूप से उतना नहीं था, बेमेल इस सेंस में था कि इनके 37 विधायक थे, उसके 78 विधायक थे, और मुख्यमंत्री इनका बना था। यहाँ पे इस तरह की बात नहीं है, इनके 56 है और एनसीपी के 54 है। बेमेल इस संदर्भ में है कि शिवसेना और कांग्रेस के कहीं से भी नीतियां और सिद्धांत मेल नहीं खाते हैं, ठीक है। तो इतने अंतर विरोध है कि एक तो अंदर से हमेशा रहेगा, और दूसरा जो है बीजेपी, आप कह सकते हैं कि जैसे ऐसे मान लीजिए कि आपने उस पर वार कर दिया है और वो वक्त का इंतजार कर रही है कब पलट के काटे। चोटिल है, हाँ चोटिल है।
तो वो कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ेगी जब आपकी घेराबंदी वो न करे। देखा होगा आपने सामना में जो लेख लिखा गया उसमें ये कहा गया कि उम्मीद करते हैं, ये आशा रखते हैं कि बड़े भाई छोटे भाई की मदद करेंगे। अचानक सामना का ये सुर क्यों बदला? इसके पीछे कोई तो वजह होगी। इसके पीछे वजह है कि इनको ये इस बात का डर लग रहा है कि केंद्र में उनकी सरकार है और जो कुछ भी हमने किया है कहीं ना कहीं उससे वो चोटिल हुए हैं और वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। जहाँ पे राज्यपाल की मदद ले सकते हैं, जहाँ पे केंद्र की मदद ले सकते हैं, जहाँ पे कोर्ट की मदद ले सकते हैं, वो मदद लेके हमारी घेराबंदी करेंगे। तो अब जब आपने सांप के बिल में हाथ डाल दिया है तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि सांप काट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी शिवसेना चाहती अप्रिय स्थिति ना आए। हाँ। इसलिए वो उसने सामने में लेख भी लिखा। एक और बात बताएं, चूंकि नई नवेली सरकार है और उसका अब तो बीजेपी का की भय की वजह से ये तीनों पार्टियां इकट्ठी तो हो गई, अब सरकार चूंकि बन चुकी है, तो क्या इसको ये अंतर कला ही माना जाए क्या कि स्पीकर के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई इसलिए प्रोटेम स्पीकर से काम चलाना पड़ा? देखिए मुझे लग रहा है कि स्पीकर पे सहमति नहीं बन पाई होगी, ये एक वजह हो सकती है। तो अभी आज 30 तारीख है, इनके पास 3 दिन का टाइम था, तो प्रोटेम वाले को वो टाल भी सकते थे। इससे ज्यादा ये भी एक कारण रहा होगा, लेकिन इससे ज्यादा मुझे कारण ये लग रहा है कि वो प्रोटेम से पहले विश्वास मत हासिल करना चाहते थे और उसके बाद वो स्पीकर का चुनाव करना चाहते थे, क्योंकि पहले ही वो हारना नहीं चाहते थे या क्रॉस वोटिंग का मैसेज नहीं, माना कि हारते भी नहीं, बच जाते, लेकिन क्रॉस वोटिंग का मैसेज नहीं देना चाहते, यानी एक कर सफलता हासिल करना चाहते हैं। वो ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि कहीं भी अघाड़ी में कोई दिक्कत है और सीक्रेट वोटिंग होने पे हम हार जा रहे हैं या क्रॉस वोटिंग हो जा रही है, वो शुरुआत में ये मैसेज नहीं देना चाहते। तो जो कुछ भी किया है उन्होंने लीगल ओपिनियन ले करके बहुत होशियारी से ये काम किया है। तो अब तक जो जानकारी वहाँ से मिल रही है मंत्री पद को लेकर, बंटवारे को लेकर, स्पीकर कौन होगा, जैसे कि अपने मंत्रालयों का नाम लिया, किसके पास जाएगा, क्या तस्वीर बनती दिखाई दे रही है अभी महाराष्ट्र में आपको? देखिए मुझे जो साफ साफ नजर आ रहा है कि उद्धव ठाकरे बहुत एग्रेसिव नहीं है, ठीक है, उनका नेचर नहीं है, वो बहुत सौम्य और सीजन नेचर के आदमी हैं। लेकिन उनके सामने ये हमेशा चुनौती रहेगी कि जिस एनसीपी और कांग्रेस को आपने साथ जोड़ा है, उस एनसीपी और कांग्रेस की एक तो नीतियां अलग है, दोनों पे भ्रष्टाचार के बहुत जबरदस्त आरोप है। यदि अजीत पवार को आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहे थे, 1 लाख करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं, तो नीति सिद्धांत एक बात, दूसरी बात कि सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास चले जाएंगे तो सरकार चलाने में खींचतान होगी, दूसरी बात। तीसरी बात कि महाराष्ट्र जैसे राज्य पे जो है 5.5 लाख करोड़ का कर्ज है और 50,000 करोड़ से ज्यादा उसका इंटरेस्ट जाता है। और इस वक्त वहाँ के कपास के किसान है, प्याज के किसान है, जो भी किसान है अतिवृष्टि की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, किसानों को राहत देना है। जो आपने 25,000 रुपया हेक्टेयर और ज्यादा बढ़ा करके बोला था कि हम इतना मुआवजा देंगे, यदि वो मुआवजा आप देते हैं तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए तुरंत चाहिए। अभी देवेंद्र फडणवीस जब 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 5,500 6,000 करोड़ के आसपास किसानों के लिए सैंक्शन किया था। इतना बजट जो है, जो खजाना है, वो अलाउ नहीं कर रहा है। तो आपको हर कदम पे केंद्र की मदद की जरूरत है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि एक तो यहाँ पे डिस्टर्ब न किया जाए और दूसरा हर कदम पे केंद्र की मदद चाहिए। इसलिए छोटा भाई बड़े भाई से कह रहा है कि बड़े भाई जरा छोटे भाई का ध्यान रखें। चलिए महाराष्ट्र के हित की अगर हम बात कर लेते हैं, आखिरी सवाल आपसे। बीजेपी बेशक चोटिल है और वो उसे घाव मिला है और एक तरह से बीजेपी के नेता कह भी रहे हैं कि शिवसेना ने धोखाधड़ी की है, हमारे साथ बातचीत हुई थी और इसी पे हम लोगों ने चुनाव जीता भी था। बीजेपी की भूमिका अब क्या होनी चाहिए? इसी तरह जैसा रूप हम लोगों ने आज सदन में देखा, या कम से कम एक मर्यादित और एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका में बीजेपी को उतरना होगा? और जिस तरह से हम लोगों ने देखा देवेंद्र फडणवीस का जो भाव भंगिमा मुख मुद्रा थी और जिस प्रकार से आक्रामक होकर वो बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ कर गुजरने के लिए आए हुए हैं आज विधानसभा में। तो क्या ये रूप ही बीजेपी का ठीक रहेगा या फिर बदलना होगा बीजेपी को? मुझे लग रहा है कि देखिए देवेंद्र फडणवीस भी सौम्य नेचर के, लेकिन आज तो बड़े आक्रामक दिख रहे थे। आक्रामक, चूंकि विपक्ष के अब वो नेता बनेंगे तो आक्रामक होना चाहिए, विपक्ष को आक्रामक होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है कि बीजेपी भी एक स्पेस लेकर के हमेशा चलेगी, क्योंकि उसको शिवसेना अलग हो गई। सिर्फ बात इतनी नहीं है, बात इतनी है कि आपके ऊपर अन्य क्षेत्रीय दल जो आपके साथ हैं वो भी आपके ऊपर दबाव बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी साख को भी डेंट लग रहा है कि 30 साल पुराने साथी को आप रोक नहीं पाए। तो जो बीच के लोग हैं, चाहे आरएसएस के लोग हों या बीजेपी के समझदार वरिष्ठ लोग हों, उनकी भी कोशिश होगी कि
इतना स्पेस छोड़ दिया जाए कि जब कभी नजदीक आने की बात हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। और शिवसेना के साथ भी होगी कि ये उसका एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है नहीं होता है तो वो भी चाहेगी। फिर भविष्य की राजनीति में ये है कि शिवसेना अभी वहाँ पे इतनी मजबूत नहीं है कि वो अकेले के दम पे कोई बहुत बड़ा वहाँ पे गुल खिला सके। बिल्कुल, ठीक है ना। जो गृह मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह उन्होंने सवाल उठाया था कि आप एक भी ऐसे कैंडिडेट अपने नाम बता दीजिए 124 सीटों पर चुनाव लड़ा रहे थे जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बड़ा होर्डिंग अपने चुनाव में न लगाया हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि आप हमारी वजह से जीते हैं। ठीक है, आपका भी थोड़ा बहुत से होगा लेकिन हमारा ज्यादा से था। तो दोनों पक्ष शायद समझदारी दिखाए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन अभी तो बीजेपी एग्रेसिव रहेगी क्योंकि अभी चोट जो है ना एकदम ताजा है और घेरने की कोई कोशिश करेगी, हर कोशिश करेगी। और चूंकि इनके पास अनुभव नहीं है उद्धव ठाकरे के पास, राजनीति का होगा लेकिन सत्ता चलाने का, सीएम की कुर्सी का अनुभव नहीं है। पहली बार सदन में गए भी हैं, इसको भी लेकर सवाल उठा। हालांकि उस समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि तो संविधान में व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं, चाहे विधान परिषद, चाहे विधानसभा, चाहे राज्यसभा, चाहे लोकसभा, वो बन सकता है 6 महीने के अंदर उसे सदस्य समय दिया जाता है। तो इस बात को लेकर क्यों सवाल उठा मुझे ये समझ में नहीं आई बात। खैर, ये सियासतदानों का काम है, हर चीज पे जहाँ पे सियासत की गुंजाइश न हो वहाँ पे भी वो गुंजाइश खोज लेते हैं। तो देखते हैं, अभी बीजेपी आक्रामक रहेगी लेकिन भविष्य के लिए स्पेस छोड़ करके दोनों चलेंगे। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति की सत्ता का ये दूसरा अध्याय कह सकते हैं। पहले अध्याय में तो तमाम घटनाक्रम सामने आया और सत्ता का खेल चला, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने देखा। और अब दूसरे अध्याय की शुरुआत हो गई है और यहीं पे उद्धव ठाकरे की अग्नि परीक्षा के लिए ये घड़ी आएगी और जिसमें उनको इसको पार पाना होगा। महाराष्ट्र के लिए लोक कल्याणकारी घोषणाएं तो करनी ही होंगी, जैसा कि उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। और विपक्ष को साधना भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी, इस पर सबकी नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।